गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पीजीटी के इतिहास के सभी प्रश्नों को जो कि टीजीटी यानी 9 to 10th, 6 to 8, 1 to 5 सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसलिए पीजीटी मैं करा रहा हूँ प्रीवियस प्रश्न पत्र कि इसमें एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न और साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए प्रश्नों को। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस प्रश्न पत्र का हल, इसके बाद मॉडल सेट कर रहे हैं, साथ ही साथ गणित जनरल पेपर सभी के लिए और गणित का मॉडल सेट मैं ला रहा हूँ टेक्स्ट बुक से। तो आप सभी चीज़ों को देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो इसमें विशेषता है वो सीलबद्ध थी, शहरी नियोजन भी था, आभूषण भी था। तो इसका सही हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न। माने यहाँ से हिस्ट्री चालू होता है और ये एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है, यानी हड़प्पा सभ्यता से, जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। त्रिभुजाकार था ये। इसके बाउंड्री को देख लीजिएगा, मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, ठीक है, बलूचिस्तान इसके बाउंड्री था। तो यहाँ पे देखें 72 नंबर जो प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? तो गुजरात में भी, अफगानिस्तान में भी और सिंध में भी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। हड़प्पा स्थलों पर अब 73 का देखिए, 73 का सही जवाब क्या होगा? हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं पाई गई हैं, सही है। हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है, ये भी सही है। नहरों के निशान पाए गए हैं, ये भी सही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। देखिए लगातार 3 प्रश्न का आंसर डी हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति की से पहचाना जाता है? तो 74 का चिरांद, बेलन घाटी, कोसल, यानी ये तीनों के तीनों स्थल जो है ये नहीं मैच करता है हड़प्पा स्थल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए लगातार 5 प्रश्न हड़प्पा स्थल से। हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? तो ऑप्शन है इसका, मृत्यु के बाद का जीवन, वर्ण व्यवस्था, लोकतंत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये मानते थे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। मैं बार बार जिस तुक्का की बात कर रहा हूँ कि तुक्का आपको कैसे मारना है, तो जिस प्रश्न का आपको एग्जैक्ट आंसर पता ना हो तो ऊपर के 3 ऑप्शन जो है उसमें से सबसे बड़ा ऑप्शन जो होगा वही उसका सही जवाब होगा। ये है तुक्का। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, और जहाँ ऐसे लगे पढ़ें एग्जैक्ट आंसर पता है तो आंसर के साथ जाइए, तुक्का नहीं मारिए। 76 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तमिलकम में कौन शामिल है? तो 76 का आंसर हो जाएगा, चोल भी शामिल है, चेर और पांड्य। ये दक्षिण भारत में ये राज्य करने वाले चोल, चेर, पांड्य, यानी किसका धनुष प्रतीक चिन्ह था, किसका सेंगोल था, चोल साम्राज्य से बहुत प्रश्न आ रहा है, और किसका मछली था, मछली। केरल में किसका विस्तार था? ये सब हम लोग करेंगे। पहले आप प्रश्न पत्र के प्रीवियस प्रश्न पत्र पूरा देख जाइए, उसके बाद मॉडल सेट गणित का शुरू कर चुका हूँ, विज्ञान का शुरू करूँगा। आप देखते जाइए, बाकी सभी चीज़ें आपको केवल देखना है और उसी आधार पे स्टडी करना है। मैं बताऊँगा कैसे क्या पढ़ना है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हो या विज्ञान के या गणित के। नेक्स्ट है 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं? शिलालेख मतलब पत्थर पे जो लिखा जाता है। तो 77 का उत्तर हो जाएगा बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, कालीन मैकेंजी।
किसने? कालीन मैकेंजी। नेक्स्ट, सतवाहन और शक। प्रश्न है, सतवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से 200 ईस्वी पूर्व। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। तो कन्नौज का राजा हर्षवर्धन ने शासन किया 606 से लेकर 647 तक। मैं इसलिए ये पीजीटी के प्रश्न करा रहा हूँ कि यहीं से प्रश्न 1 to 5 में, 6 to 8 में भी और 9 to 10 में भी देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? तो अक्षर बहुत धुंधले होते हैं इसलिए पढ़ना मुश्किल है, सही है। वे उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि संक्षिप्त में लिखते थे, कई बार उन्हें समझना कठिन होता है। तो ये भी सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? तो खरोष्टी अभी पढ़ा नहीं गई। इंडो फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में राजाओं के नाम अंकित थे, नहीं। नेक्स्ट है, कर्निंघम शिलालेख पढ़ने में माहिर थे, नहीं। ब्राह्मी का प्रयोग गुप्त राजाओं ने भी किया था, नहीं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग गुप्त राजा कहाँ किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 82 नंबर, जीवीएस सुकंथकर के संपादक में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया। तब यह तय किया गया कि, ऑप्शन देखते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा, तमिल में पाई गई पांडुलिपियों पर विशेष ध्यान देना, हड़प्पा संस्कृति के किसी भी संदर्भ का उल्लेख नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। सल्तनत काल में उलुक क्या था? देखिए ये विभाग से भी बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा है, जो कि एसआई दरोगा में पूछता है, बीपीएससी पीसीएस में पूछता है। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा घोड़ा पोस्ट। उलुक क्या था? तो घोड़ा पोस्ट। सल्तनत काल में उलुक क्या था? तो वो घोड़ा पोस्ट था। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? तो 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंगलोर का। कहाँ का? मैंगलोर का। बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बड़ा ऑप्शन कितना सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर, संतों की जीवनी हैगियोग्राफी का मतलब है। देखिए है, अब प्रश्न आएगा कि हैगियोग्राफी से आप क्या समझते हैं? तो संतों की जीवनी को हैगियोग्राफी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक नेताओं की जीवनी, जमींदारों की जीवनी और अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम और रुखसाना बेगम। सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो ये तीनों के तीनों धन उपलब्ध कराए थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? तो देखिए 87 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों जो हैं फासियन, जुआनजियान, फाजांग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है?
प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, जनरल पेपर में अलग से करा दूंगा, इसका जीएस जो जनरल स्टडीज़ है वो अलग से करा दूंगा। प्रश्न है, चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कपड़ा, पेपर, तार का पत्ता, क्योंकि उस समय कागज़ तो था नहीं। नेक्स्ट है 1914 में प्रकाशित द मूवमेंट्स ऑफ सांची का लेखक, मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम, अल्फ्रेड फाउचर और जॉन मार्शल इसके लेखक हो जाएंगे। यानी 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, इलियट संगमरमर क्या है? तो इलियट संगमरमर जो है वो अमरावती में मूर्ति कला का जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं उसे इलियट संगमरमर कहा जाता है। आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? कह रहा है कि आहत धातु किस धातु के बने होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो 93 का सही हो जाएगा उत्तर ए, मस्की शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्ति कला क्या दर्शाती है? तो 94 का सही हो जाएगा आंसर डी, ये स्वर्ण में गंगा नदी का अवतरण। अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे। कावेरी नदी का अवतरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? तो 95 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। बर्नियर का मानना था कि, तो बर्नियर का क्या मानना था? ऑप्शन सी, भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। चलिए 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन बी जो है, 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 99 का सही हो जाएगा डी, मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे नहीं। तो ये गलत है। मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था नहीं। मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों के ही गुलाम बनाया जाता था नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में दासों का उपयोग निम्न में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो इसका दरबारों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करना, पालकी ढोना, रसोइयों पर नज़र रखना। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े?
महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? तो इसका हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने गढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वयन प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 101 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों के मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार किया और उन पर फिर से काम किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 103 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुगुण और निर्गुण, सगुण एवं निर्गुण। चलिए ये इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अलवर और नयनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? तो शिव और विष्णु की। शिव और विष्णु की। तो नयनार देखिए, नयनार करते थे शिव की और अलवर करते थे विष्णु की। तो 104 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में आंसर देना होता है। नेक्स्ट है, नलियारा दिव्य प्रबंध घमट किसकी रचनाओं का एक संकलन है? तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलवर का। अंडाल किस देवता की उपासक थे? तो अंडाल जो थे वो विष्णु के उपासक थे। कराईकल किस देवता की उपासक थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव की। नेक्स्ट, ब्राह्मण कह रहा है कि ब्राह्मण बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? तो 108 का आंसर हो जाएगा डी, थेरवाद, लिंगायत और वीरशैव। सीरिया का अर्थ है, तो देखिए सीरिया का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी, मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून। शरिया, सीरिया नहीं, क्या है शरिया का क्या अर्थ है? तो शरिया का मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून। 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद बिन कासिम। 110 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सिलसिला क्या होते हैं? तो जो सिलसिला है वो सूफी वंशावली होते हैं। सिलसिला सूफी वंशावली। अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा डी, मस्जिद, देग और दरगाह के लिए जिम्मेदार था। पद्मावत किसकी एक रूप है? तो पद्मावत जो है वो प्रेम आख्यान का एक रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता था? तो निज़ामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मसाइक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित है? तो 115 का सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन डी, कबीर, बाबा फरीद और रविदास। इनमें से कौन उलट बांसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो 118 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया। तो हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया कालीन मैकेंजी द्वारा।
विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा और गजपति शासक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 121 की ओर बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया? तो 122 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामायण की कहानियों को। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विट्ठल मंदिर। नेक्स्ट है, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है? किससे संबंधित जानकारी है आईने अकबरी? तो सबसे पहले देखिए आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। और 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, राज्य की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह सक्षम करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था और सम्राट अकबर का इतिहास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? तो 127 का उत्तर हो जाएगा डी। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 128 का ए, रजनी पामदत्त ने लिखा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 129 का हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म को ढूंढना है, तो सभी के सभी सही हैं यहाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 130 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि गलत कोई भी कथन नहीं है। रिकार्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? तो रिकार्डियन विचारों से हम लोग इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। चलिए 32 का देखते हैं। अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। तो 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट, इनमें से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है? तो 133 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये सब लोग तो जुड़े ही थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ी नहीं है? तो 134 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेज किसानों के रक्षक थे। ये बिल्कुल नहीं जुड़ी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुजराती है और लंदन में प्रशिक्षित वकील है? तो 135 का आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय, तो ये तो कट गया ऑप्शन। पाल बिपिन चंद्र पाल, तो ये बिपिन चंद्र पाल इसमें नहीं दिया गया है। लाल बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक हो गया, लाला लाजपत राय हो गया। तो यहाँ देखिए लाल एल राय, तो लाला लाजपत राय ये हो जाएगा बी। अब कह रहा है बाल, तो बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल।
तो बी सी पाल, तो इसका आंसर ई होना चाहिए। 136 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि इन्हीं का ये शॉर्ट नाम दिया गया है लाल बाल पाल का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 137 का ऑप्शन ई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 अधिनियम से जुड़ा है? तो 138 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया, तो इसका 139 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सन यात सेन को। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो 141 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मुहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लगातार चित्र बना सकता है। चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? तो वो पनीर लेते थे, खाद लेते थे, धातु के उपकरण लेते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आखिरी पेज पे हम लोग आ चुके हैं। गिलगामेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 पट्टिका पर। कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? तो 145 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काला सागर के तट पर। सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका शहर हिप्पो के। परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? तो इसमें गिरावट का कारण था स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। और मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या है? तो मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग है, पादरी, कुलीन और कृषक वर्ग। श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 में। लंबी छलांग योजना क्या है और इसे कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो अंतिम प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सी, देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति, और इसे चीन में 1958 में शुरू किया गया था। तो ये था इतिहास का बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए, टीआरई 2 में पीजीटी में पूछे गए प्रश्नों का हल यानी उत्तर। और आप अगर देख रहे हैं स्टडी विथ राहुल 247 को तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्रश्न मैं मॉडल सेट के अकॉर्डिंग पहले प्रीवियस करा लेता हूं, और जनरल पेपर के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एक ही मॉडल पेपर से सबका कवर होगा, मतलब जो जीएस होगा उस सबके लिए है। तो जीएस और बाकी अन्य, अगर आप जूनियर सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 की कर रहे हैं, 9th-10th की कर रहे हैं, तो प्रीवियस सभी क्लासेस के आपको प्रश्न पत्र देखना होगा। स्पेशली मैं मैथ साइंस को नहीं कह रहा हूँ, ये सामाजिक विज्ञान वाले को कह रहा हूँ। और मैथ साइंस वालों को अगर 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 की, तो 9th-10th तक देखना चाहिए। और 11th-12th वालों का मैथ साइंस का बिल्कुल टॉपिक अलग हो जा रहा है। तो उसके लिए मैं शिवांग सर से रिक्वेस्ट करूँगा, जो कि मेरे साथी हैं, बोर्ड लगा करके कि सर 11th-12th वालों को आप अपने चैनल के माध्यम से या फिर लाइव आ करके हमारे साथ पढ़ाइए मैथ और साइंस। बाकी चीज़ें यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के जितने विषय हैं और जूनियर सेक्शन में जितने गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के, तो उसका सीरीज़ अभी चल रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मैं ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूँगा।